सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है। आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ। ठीक है। इसका पहला चैप्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। प्लीज स्टार्ट करते हैं। इसमें यही बता रखा है कि जो ओरिजिन है रिजर्व बैंक का, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके खत्म हुआ। ठीक है। सो पहला 1926, the Royal Commission on India Currency and Finance recommended creation of Reserve Central Bank of for India, Central Bank for India। रॉयल कमीशन ने 1926 में रिकमेंड दिया कि हमें सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए इंडिया के लिए। ठीक है। फिर 1927 में बिल दिया गया अबाउट सेंट्रल बैंक के लिए इंट्रोडक्शन किया गया। ठीक है। जो विड्रॉ हो गया ड्यू टू लेक ऑफ एग्रीमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम हुई, जिससे 1927 में जो बिल वो करा गया, रिकमेंडेशन इंट्रोडक्शन करा गया, वो विड्रॉ हो गया लैक ऑफ एग्रीमेंट्स। ठीक है। फिर 1933 में व्हाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक। फिर 1933 में व्हाइट पेपर पे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने रिफॉर्म करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक। फिर अ बिल वाज इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेटिव असेंबली, और फ्रेश बिल बनाया गया जो इंट्रोड्यूस करा गया लेजिस्लेटिव असेंबली में 1933 में। फिर 1934 में बिल पास कर गया रिवाइज द गवर्नर जनरल असेंट। ठीक है। फिर 1934 में बिल पास हो गया। 1935 में रिजर्व बैंक कमेंस ऑपरेशन एज ए इंडिया सेंट्रल बैंक ऑन 1 अप्रैल एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक विद पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 5 करोड़ रुपीज। 1935 में रिजर्व बैंक स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन एज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, जिसका कैपिटल कितना था 5 करोड़ रुपीज, पेड अप कैपिटल कितना था 5 करोड़ रुपीज। 1934 में रिजर्व बैंक सीज टू बी करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ बुर्मा। 1934 में जो अथॉरिटी थी करेंसी इशू करने की बूमा की, उसे कैंसिल कर देता है। और 1934 में बैंकर बी बुर्मा का बनना 1947 में वो जो एक्टिंग एज अ बैंक कर रहा होता है बुर्मा का, ठीक है, वो भी बंद कर देता है। ठीक है। 1948 में वो पाकिस्तान का भी बैंक बंद हो जाता है, नहीं वो पाकिस्तान का भी बैंक नहीं रहता। और 1949 में वो इंडिया का नेशनलाइज बैंक कहलाता है, जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक एक्ट 1948। ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें बताया गया Section 3 RBI Act state that a bank to called the Reserve Bank of India shall be constituted for the purpose of taking over the management of currency from a central government and carry on business banking in accordance with the provision of Act। इसमें यही बताया गया कि जो रिजर्व बैंक है कंस्टिट्यूट करा जाएगा मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, मैनेजमेंट करने के लिए करेंसी का फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैरी ऑन बिजनेस किसका, बैंकिंग का, बैंकिंग की तरह काम करेगा विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब इसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव गवर्नर, प्रिंसिपल चीफ, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ। अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे ऊपर अथॉरिटी होती है, वो होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप ऑफ रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं किसके अपॉइंट करे जाते, अब किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट 14 director on the central board, including one director each from local board, 4 local board।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें 14 डायरेक्टर अपॉइंट करती है, ठीक है। वन डायरेक्टर ऑल्सो इंक्लूड होते हैं उसमें, वन डायरेक्टर फ्रॉम अ फोर लोकल बोर्ड। हमारे पास 4 लोकल बोर्ड होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है, ये 4 लोकल बोर्ड है। वहां से एक एक डायरेक्टर अपॉइंट करे जाते हैं, और 10 डायरेक्टर, जो 10 डायरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब होगा टोटल 14 डायरेक्टर, और these are made for the period of 4 year. Government also nominate one government official director representing government। अब बता दो, जैसे यहाँ पे डायरेक्टर, ठीक है, ये होते हैं 14 डायरेक्टर। 10 डायरेक्टर होते हैं, जो 10 डायरेक्टर हैं वो होते हैं इकोनॉमी रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ। और जो 4 डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं लोकल बोर्ड से। और फिर अलग से एक और अपॉइंट करा जाता है, जो होता है नॉमिनी। क्या होता है नॉमिनी, किसका? गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हो गए 15 डायरेक्टर, मतलब कुल मिला के 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब कितने दिन तक ये अपॉइंट करे जाते हैं? यहाँ होगा 4 ईयर। 4 ईयर के लिए ये अपॉइंट करे जाते हैं, ठीक है। अब जो नॉमिनी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, यूजली ही इज अ फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेन अबोर्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया? वो फाइनेंस सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ का ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। अब डायरेक्टर नॉमिनेटेड होल्ड द ऑफिस ऑफ पीरियड फॉर द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सबसेक्शन 4। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, ये सेक्शन 8 बताता है, ये भी हमें याद रखने की चीज है, ठीक है। तो वही सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ने बताया कि जो डायरेक्टर हमने नॉमिनेट करे हैं उनकी पीरियड कितने 4 ईयर के लिए है, वो होल्ड करेंगे ऑफिस 4 ईयर के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर ऑल्सो एक्स ऑफिस डायरेक्टर। जो और 4 डिप्टी गवर्नर है वो आर ऑल्सो एक्स ऑफिस डायरेक्टर होंगे सेंट्रल बोर्ड के। अब आगे चलते हैं, लोकल बोर्ड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, जो मैंने लोकल बोर्ड बताया, क्या बताया था? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक also have 4 local boards constituted by the central government। किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करे जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। One of the from the western, eastern, northern, southern area of the country which located Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai। Each board of has 5 members appointed by the central government for the टर्म फॉर 4 ईयर, ठीक है। और जितने भी बोर्ड है, जैसे एक मुंबई, मुंबई में 5 मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोलकाता में 5 मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं, न्यू दिल्ली में 5 मेंबर अपॉइंट करे जाते हैं, और चेन्नई में 5 मेंबर अपॉइंट करे जाते हैं। कितने ईयर के लिए? 4 ईयर के लिए। और ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट होने के लिए। इन्हें एलिजिबल होते हैं कि इन्हें दोबारा 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद इन्हें दोबारा अपॉइंट करा जा सके, ठीक है। द बोर्ड रिप्रेजेंट टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरिया। ये बोर्ड क्या रिप्रेजेंट करता? अपने टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर के बारे में बता रखा है, कोई नहीं। अब आते मेन जो एरिया है वो है ये। इंपॉर्टेंट क्या है ये? इम्पोर्टेंट में पहले हम इसकी प्रियम्बल पढ़ लेते हैं, फिर आगे फंक्शन की बात करेंगे। द पर्पस ऑफ विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइजेस द इंडिया सेंट्रल बैंक हैज अ spelled out preamble to RBI Act which as follows।
रेगुलेट इशू बैंक नोट। ठीक, सबसे पहला क्या है, रेगुलेट इशू, जो बैंक नोट्स इशू करते हैं उसको रेगुलेट करता है। कीपिंग रिजर्व विद द व्यू टू सिक्योरिटी मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, और रिजर्व रिजर्व जो होते हैं उन्हें रखा रहता है किस लिए, सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया और जनरल टू ऑपरेट अ करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री। और करेंसी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है और क्रेडिट सिस्टम कितना है, ये भी कंट्रोल करता है। ये प्रिम्बल है आरबीआई का। और it is essential to have a modern monetary policy framework to meet the challenges and increasing complex economy। और इसका सबसे मेन हिस्सा है, ठीक है, मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो स्टेबलाइज करता है मॉनेटरी कमिटी, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, कंट्रोल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, banking function issue bank notes, monetary policy function, public debt function, foreign exchange management, banking and supervision, NBFC regulation, ये सारे फंक्शन है, ये फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के दे रखे बैंकिंग फंक्शन, सिंपल सी बात है, रिजर्व बैंक जो है, ठीक है, वो आम कमर्शियल बैंक की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, अब उसी के बारे में पढ़ते हैं। According to Section 17 of RBI Act, stated that RBI may transact various business such as the acceptance of deposit without goods interest from the central government। ठीक है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट परचेज सेल एंड डिस्काउंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस द बैंक एनुअल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रेगुलर और डेरिवेटिव परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिंपल से ये बताया गया, जो रिजर्व बैंक है वो बैंकिंग फंक्शन काम करता है, तो किस किस काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे परचेस करता है, उन्हें सेल करता है, डिस्काउंट ऑफ उनकी बिल्स करता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, एडवांस लोन देता है, और कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल रूरल क्रेडिट फंड में। तो ये काम करता है बैंक, रिजर्व बैंक एज अ बैंकिंग फोर्स, जो बताया गया सेक्शन 17 में ऑफ आरबीआई एक्ट। अब इशू बैंक नोट, ठीक है, इशू फंक्शन, सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई विद द सोल राइट टू इशू बैंक नोट, एक ऐसा आरबीआई है जो इसके पास पावर है या राइट्स है, वो कि इशू कर सकता है बैंक नोट्स। ठीक है, इन इंडिया द इशू फंक्शन ऑफ बैंक नोट्स इज परफॉर्म बाय द इशू डिपार्टमेंट विच इज सेपरेट एंड केप्ट होली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बैंकिंग डिपार्टमेंट। जो इशू फंक्शन है और बैंक नोट्स का, वो परफॉर्म करा जाता है एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो बैंकिंग डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग होता है। द आरबीआई एक्ट एनेबल द रिकमेंडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट द डिनोमिनेशन ऑफ बैंक नोट्स, दैट इज 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees and 100 rupees, 100 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees, 5000 and 10,000, and denominated not exceeding to 10,000 rupees। इसमें यही बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेड कर सकता है बैंकों की, ये नोट हमें छापने हैं, ठीक है, डिनोमिनेशन करने हैं, मगर वो 2 रुपीज भी 2 रुपीज भी कर सकता है, 5 जितने भी है इशू कर सकता है, मगर 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, वो 10,000 का नोट से ज्यादा कोई भी रुपीज इशू नहीं कर सकता एक रिजर्व बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो चैप्टर 3 ऑफ आरबीआई एक्ट में बताई गई है, इसके बारे में हम बिल्कुल आगे अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना ही बता रहा हूं, जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्न करती है। ठीक है, कमेटी बना के कि देखती है स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये आगे चल के हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बात करते हैं पब्लिक डेट फंक्शन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट विद द ऑब्जेक्टिव कंसोलिडेट अमेंड लॉ रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसका मैनेज करना रिजर्व बैंक का काम होता है, सेल करना रिजर्व बैंक का काम होता है। ठीक है, वो काम करना जो रिजर्व बैंक करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, ठीक है, उसे पब्लिक डेट फंक्शन कहा जाता है। ये किससे करते हैं, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में यही काम होता है आरबीआई का कि वो ऑथराइज करती है एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन को एज ऑथराइज डीलर, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर सके।
और उसके लाइसेंस भी कैंसिल करती है, उसके लाइसेंस भी इशू करती है। वो काम होता है आरबीआई का। ठीक है, ये है फंक्शन एक आरबीआई का, जिसमें सेक्शन 10 ऑफ फेमा रेगुलेशन 1999 फेमा एक्ट 1999 में बताया गया। अब बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन, power to regulate and supervision bank has been provided by RBI under the provision of banking रेगुलेशन 99। जो पावर एंड सुपरविजन बैंक प्रोवाइड करा गया आरबीआई को, वो किसके अंडर करा गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि स्टेट दैट इन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू बैंकिंग, पावर ऑफ banking policy, regulate the banking business, protect the interest of banking company, supervision of banking company are extra across the banking regulation act 1949। इसमें यही बताया गया कि आरबीआई जो होती है, ठीक है, वो अमेंड करती है, ठीक है, अमेंड करती है लॉ रिलेटिंग टू बैंकिंग, ठीक है, अब बैंकिंग पॉलिसी बनाती है, रेगुलेट करती है उनके बिजनेस को, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी का, सुपरविजन करती है बैंकिंग कंपनी का, वो भी काम होता है आरबीआई का। ठीक है, तो उसी में आया बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन में आता है का। अब बात करते हैं सेक्शन 22 में ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 confer on the RBI to power to issue and also cancel license from banking company। आरबीआई के पास पावर है कि वो जितनी भी बैंकिंग कंपनी उनके लिए लाइसेंस इशू करे और कैंसिल भी कर सकती है। और इट्स आल्सो आल्सो पावर टू इशू अ डायरेक्शन टू बैंकिंग कंपनी, और उनके पास और भी है कि वो इशू कर सकती है डायरेक्शन टू द बैंकिंग कंपनी। अब बात करते हैं रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 आई ए ऑफ आरबीआई एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी स्टेबलाइज करना चाहती हैं, ठीक है, होना चाहती है, उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसके? आरबीआई का। तो आरबीआई का काम होता है कि वो सर्टिफिकेट इशू करे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी। और आरबीआई हैज अ कंफर्म विद स्टैट्यूटरी पावर रेगुलेट एंड प्रोवाइड इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट सोलिसिट डिपॉजिट money by non-banking financial company, power to determine policy and issue a direction to a non-banking financial company। एंड आरबीआई के पास पावर होती है कि वो कंफर्म करेगी, स्ट्रेचर पावर रेगुलेट करेगा, प्रोहिबिट करेगा, इशू प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट करने के लिए, सॉलिसिटेड डिपॉजिट के लिए मनी बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, और पावर टू डिटरमाइन, उनकी पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए भी और इशू डायरेक्शन करने के आरबीआई के पास पावर होती है। रेगुलेटिंग एंड सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, section 56 make it applicable to cooperative society involved in the business of banking। इसमें ये बताया गया है कि जब कोऑपरेटिव बैंकिंग होती है, ठीक है, वो पहले वो माना गया था कि वो कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बैंक की तरह वर्क नहीं करती, मगर जब कुछ केस देखे गए, कुछ बातें हुई, उसके बाद बैंकिंग कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो बैंकिंग की तरह वर्क करती है, और बैंक इसका जब बैंक की तरह काम करती है तो ये आरबीआई एक्ट के अंदर आती है। तो इसका मतलब जब आरबीआई एक्ट के अंदर आती है तो ये रेगुलेट कौन करेगा? इसे आरबीआई करेगा। तो सेक्शन 56 जो है वो आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मेड इट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट सोसाइटी इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी regime of over the corporate। So RBI has entrusted with the power to issue license or cancel license of cooperative society, supersede their boards, inspect them, also direction to them public interest और policy control। तब जब पता चला कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर आती है, तो उसका लाइसेंस भी इशू करेगा, कैंसिल भी करेगा, उसके सुपरसीड भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, डायरेक्शन भी इशू कर सकता है एक आरबीआई। ये जो जनता सरकारी बैंक और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें इसी केस में ये बताया गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अंडर आती है बैंकिंग रेगुलेशन के। अब रेगुलेटर ऑफ डेरिवेटिव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 3 डी वाज इंटरेस्टेड आरबीआई एक्ट, कब? और 9 जनवरी 2007। इसमें ये बताया गया कि सेक्शन 45, जो सेक्शन 45 डब्ल्यू ऑफ आरबीआई एक्ट है, which state that RBI may specify from time to time in public interest or regulate the financial system of country its advantage।
आरबीआई के पास पावर है कि वो टाइम टू टाइम पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए रेगुलेट करेगी फाइनेंशियल सिस्टम को ऑफ अ कंट्री कंट्री के एडवांटेज के लिए, और डिटरमाइन करेगी पॉलिसी टू इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट ऑन द गिवन डायरेक्शन इन बिहाफ, और डिटरमाइन करेगी इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट। ठीक है, डेरिवेटिव जो होते हैं वो किसी डेरिवेटिव जो होते हैं उनका रेट दूसरी चीजों पे डिपेंड होता है। एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, इन सब का इन सब का रेट किस पे डिपेंड डिपेंड होता है? क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल की जब तक कीमत बढ़ेगी तभी इन सब की कीमत बढ़ेगी, अगर घटेगी तो इन सब की भी कीमत बढ़ेगी। वो बात अलग है, जब इंडिया में आता है तो टैक्स लगता है, इस वजह से बढ़ाया जाता है। इन तभी उसी टाइम जब डेरिवेटिव होता है, उनसे रिलेटेड डेरिवेटिव होते हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान देना और उनके इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट को ध्यान देना भी आरबीआई का काम होता है। अब पेमेंट सेटलमेंट फंक्शन, सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, नो पर्सन शैल कमेंस ऑन ऑपरेट पेमेंट सेटल पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट विद एन ऑथराइज्ड इशू बाय आरबीआई। जब तक ऑथराइज नहीं करती, ठीक है, आरबीआई, तब तक कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता या ऑपरेट नहीं कर सकता पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब सेक्शन 8 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, RBI has the power to revoke authorization granted to the person if contravention any of the provision or does not comply with the regulation or fails comply with the order or direction issued by RBI or operate payment system contrary subject to authorization was issued। और रिवॉक कर सकता है कोई भी अथोराइजेशन जो आरबीआई ने उसे ग्रांटेड कर रखी है, अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन में यही आता है कि जितने भी कंज्यूमर की राइट है, ठीक है, उनको ध्यान दे, उनकी कोई भी राइट को उल्लंघन ना हो। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, even the RBI Act mandated that RBI to maintain expert staff to study various aspect rural credit and development, which was the emphasize the primary role of the play by RBI, promoting financial literacy and financial inclusion among the citizen living in the remote area of country। इसमें क्या बताया गया कि आरबीआई जो है वो ऐसे ऐसे जो स्टाफ होते हैं उन्हें स्टडी कराएगा एस्पेक्ट ऑफ रूरल क्रेडिट और डेवलपमेंट, जिससे क्या होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा अमंग द लिविंग सिटीजन ऑफ फ्री कंट्री। बैंक इशू नोट पढ़ लिया हमने, ठीक है, डोमिनेशन डिनोमिनेशन भी पढ़ लिया, और अब पढ़ते हैं करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है, कॉम्बेटिंग काउंटर यही यही बताया गया है कि जब कुछ लोग क्या होते हैं, 1 मिनट, ठीक है, इसमें यही बताया गया है काउंटर फेटिंग का मतलब होता है कि हम नकली नोट छापते हैं, ठीक है, जो नकली नोट छापते हैं उनसे बचाना भी काम होता है आरबीआई का, इसमें यही बता रखे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको सुपरसीड भी करना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। हम किसके पढ़ रहे हैं? आरबीआई के फंक्शन, तो ये जरूरी है नहीं। इशू डिमांड बिल एंड नोट्स, ये भी आपको पता है, बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट। बैंकिंग अगर जो सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में बैंकिंग फंक्शन काम कर रहा था, बैंकिंग फंक्शन यही आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का वो पैसा एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, उन्हें लोन देता है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देता है, एडवांस देता है, ये काम करता है बैंकर। बैंकर काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का आरबीआई बैंक। मैंने जो पब्लिक डेट हमने ऊपर पढ़ लिया था, रिजर्व रिजर्व बैंकर एज अ बैंकर टू बैंकर, क्या करते हैं जब बैंकर का, जितने भी बैंक है कॉमर्शियल बैंक, उनका बैंक भी काम करता है, जितने भी बैंक है, ठीक है,
उन्हें पैसे डिपॉजिट करना है तो वो कहाँ करेंगे, वो आरबीआई के पास करते हैं, उन पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और हर महीने वो जितने भी हमें केस रिजर्व रेशियो होता है वो भी डिपॉजिट, बहुत सारे जो रूल है उन्हें फॉलो करना पड़ता है, तो वो आरबीआई को पैसे अपने डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया रिजर्व बैंक एज अ बैंकर टू बैंक। अब आते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स बैंक। कुछ प्रूडेंट नॉर्म्स होते हैं जो बैंक को कंप्लाई करना बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। वो तीन पहले हैं, कैपिटल एडुकेसी, ठीक है। The Reserve Bank has instructed bank to maintain a capital adequacy in measure in a term of capital to risk weightage ratio. In a term of capital adequacy कैसे होगा, in term of capital to risk weightage assets ratio. दूसरा, loan and advance. To maintain the quality of their loan and advance, the Reserve Bank require bank to classify their loan assets and performing non-performing assets. Loan and advance में क्या होगा कि जो बैंक है वो अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और परफॉर्मिंग एसेट्स को दोनों को अलग कर देगा, ठीक है, और लोन एडवांस को देखते हुए। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट। द रिजर्व बैंक रिक्वायर द बैंक टू क्लासिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इनटू थ्री कैटेगरी। जो रिजर्व बैंक के इन्वेस्टमेंट है वो तीन हिस्सों में बांटेगा। पहले, हेल्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। द हेल्ड अंडर द held for trading or available for sale can they have to be marked to market periodic and depreciation if need to appropriate provision by बैंक। ये तीन एडुकेसी है, ये हमें याद करने की जरूरत होती है। अब यहाँ आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट भी काम करता है आरबीआई। रिजर्व बैंक एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्री, क्या है, कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा जो रिजर्व बैंक है वो कस्टोडियन होता है कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज का। इट वेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके रखे। लीगल प्रोविजन गवर्निंग मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर लेड डाउन रिजर्व बैंक एक्ट इंडिया 1934। रिजर्व बैंक मैनेजमेंट फंक्शन एज ए रिसेंट ईयर ग्रोथ बोथ term of the importance specification for two main sources. First is sales of foreign currency assets in balance sheet of the bank and subsequently increase. Second is with the increased volatility in an exchange of interest rate, global market, take the preserve the value of reserve and obtaining reasonable return of the become a challenge. ये बता रखा है दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, इन रिसेंट ईयर में। पहला, करेंसी जो है, करेंसी फॉरेन करेंसी एसेट्स है उन्हें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करें, ठीक है, और इंक्रीज हो। जब इंक्रीज होती है वेल इंटरेस्ट, ठीक है, उनको भी ध्यान देते हुए चले। आगे, ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 एक्ट से दैट बैंक sell the buy or authorize any authorized person who make demand in behalf of the office in Bombay ट्रांजेक्शन करेगा फॉरेन एक्सचेंज में बिहाफ ऑफ किसका, एनी ऑथराइज पर्सन। जो ऑथराइज पर्सन अगर बोलेगा कि मुझे ट्रांजेक्शन करना है फॉरेन एक्सचेंज में, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है, वो बैंक क्या करेगा, फॉर आरबीआई ट्रांजेक्शन करेगा इन फॉरेन एक्सचेंज में। मार्केट ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन का भी काम करता है आरबीआई। कैसे, रिजर्व बैंक ऑपरेशन इज अ मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू ऑपरेटिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी मार्केट। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो ये ऑपरेशन कैसे करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी, फॉरेन एक्सचेंज को भी, और मनी मार्केट को भी गवर्न करता है। ये हम तीनों ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेमेंट सेटलमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से। सो इस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी ऐसी चैप्टर वाइज हमें देखने हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।